हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज का हमारा कारवां स्टार्ट हो चुका है, जिसमें आपको क्लास 11 12 के अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा विद लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। बस आपको वीडियोस को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहें। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शंस में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। अगर अभी तक आपने प्रीवियस चैप्टर 3 को या 2 को या 1 को नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके अपने सवालों को प्लेलिस्ट में जाके उन चैप्टर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हैं। और अगर आपने चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज के भी प्रीवियस लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है तो उसे भी अच्छी तरीके से पढ़ें और नोट साथ के साथ बनाते हुए चलें। तो चलिए बेटा, लास्ट क्लास में हमने बात करी थी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट्स की। आज हमें बात करनी है बेटा टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में। व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ बैंक्स। हमें टाइप्स ऑफ बैंक्स के बारे में समझना है कि सर कौन कौन से तरीके के बैंक्स होते हैं। तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है बेटा सेंट्रल बैंक। अब एक होता है आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो एक अलग बैंक है। और यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है बेटा, हम उसकी बात कर रहे हैं अपेक्स बैंक की। ये बैंक होता है बेटा आरबीआई। गेटिंग माय पॉइंट। सेंट्रल बैंक कौन सा है हमारा इंडिया का, वो है आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपको देखने को मिलेगा इंडिया में, ओ सॉरी मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर है बेटा मुंबई में। और ये मनी मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को हम बैंकर्स ऑफ द बैंक, फादर्स ऑफ ऑल द बैंक भी कहते हैं, बिकॉज जितने भी बैंक हैं इंडिया के अंदर, चाहे वो प्राइवेट हैं या नेशनलाइज बैंक हैं, वो सारे के सारे वो उन्हें ही कंट्रोल करते हैं। यानी कि आरबीआई जो होता है वो सुपरवाइज करता है, कंट्रोल करता है, रेगुलेट्स ऑफ ऑल द बैंक्स। गेटिंग माय पॉइंट। ये क्या करता है बेटा, इट सुपरवाइजेस, रेगुलेट्स एंड कंट्रोल ऑल द बैंक्स। एपेक्स बैंक इसे कहा जाता है, बैंकर्स ऑफ द बैंक इसे कहा जाता है, फादर ऑफ ऑल द बैंक्स इसे कहा जाता है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में। और मनी मार्केट की रेगुलेटरी बॉडी भी क्या है बेटा, आरबीआई है। फाइनेंशियल मार्केट्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा आपका क्या, एक होता है बेटा आपका मनी मार्केट, एक होता है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट जो होता है बेटा उसकी रेगुलेटरी बॉडी सेबी है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और जो मनी मार्केट होता है उसकी रेगुलेटरी बॉडी होती है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये होता है आपका सेंट्रल बैंक। दूसरा होते हैं हमारे बेटे कमर्शियल बैंक्स। ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं बेटा, ये नॉर्मल बैंक्स होते हैं जिसमें हम लोग अपने अकाउंट्स ओपन करवाते हैं। इसको भी, कमर्शियल बैंक्स को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक पब्लिक बैंक होता है जैसे कि एसबीआई वगैरह जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, और एक प्राइवेट बैंक्स होते हैं जैसे आईसीआईसीआई या एचडीएफसी वगैरह। गेटिंग माय पॉइंट बेटा। तो कमर्शियल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं बेटा जो नॉर्मल जनता के लिए होते हैं, जिसमें हम अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, एफडी या आरडी ओपन करवाते हैं। इन बैंक्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, कमर्शियल बैंक्स बोलते हैं। दीज आर द बैंक्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। और तीसरे तरीके के हमारे बैंक्स होते हैं बेटा कोऑपरेटिव बैंक्स। कौन से होते हैं बेटा, कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स क्या करते हैं बेटा, सस्ती रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करते हैं, लोन प्रोवाइड करवाते हैं अपने मेंबर्स को। चीप क्रेडिट टू दी मेंबर्स। क्या करते हैं बेटा, सस्ती रेट में क्या करवाते हैं, इंटरेस्ट रेट में अपने मेंबर्स को क्या करवाते हैं, क्रेडिट प्रोवाइड करवाते हैं। और इट इज गवर्न बाय द स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के जरिए से क्या किया जाता है, गवर्न किया जाता है। स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के जरिए से क्या किया जाता है बेटा, गवर्न किया जाता है। किसको, कोऑपरेटिव बैंक को। और लास्ट होते हैं बेटा हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक। लास्ट कौन से होते हैं बेटा, हमारे स्पेशलाइज्ड बैंक। स्पेशलाइज्ड बैंक क्या होते हैं बेटा, ये वो बैंक होते हैं जिनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए ओपन किया जाता है। वो बैंक होते हैं जिनको किसी स्पेशल पर्पस के लिए ओपन किया जाता है, ठीक है। स्पेशल पर्पस के लिए ओपन किया जाता है, जैसे हो जाते हैं आपके एग्जिम बैंक। एग्जिम बैंक का मतलब क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। यानी कि ये वो बैंक है बेटा जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट को प्रमोट करता है। एग्जिम बैंक का मतलब क्या हो जाता है, एक्स का मतलब है यहाँ पे एक्सपोर्ट और इम का मतलब है यहाँ पे इंपोर्ट। और आपका हो जाएगा नबार्ड वगैरह, जैसे नबार्ड है नेशनल एग्रीकल्चरल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर सेक्टर को रूरल एरियाज में लोन प्रोवाइड करने के लिए लो इंटरेस्ट पे स्पेशलाइज्ड बैंक का सेटअप किया गया है जिसका नाम है नेबार्ड। तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट या एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो है, जो सेटअप किए जाते हैं फॉर स्पेशल पर्पस के लिए,
उन बैंक्स को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पेशलाइज्ड बैंक कहते हैं. So these are the four types of banks are there. First one is central bank, which is also known as the apex bank, or we can say that bankers of the bank. It supervises, regulates, and control all the bank. Commercial banks for the normal people, it is of two types. First one is public bank, for example SBI, and the second one is private, for example is ICICI. Third one is cooperative banks. These banks provide cheap credit to its members, and it is governed by the State Cooperative Society Act. And the last one is specialized bank, which is set up for the special purpose. For example, Exim Bank, Export Import Bank, or we can say that NABARD, National Bank for Agriculture and Rural Development. Getting my point? So these are the types of banks are there. Okay. अब हमें पढ़ने फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक. सर हम कमर्शियल बैंक के फंक्शन से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये वो बैंक है जिससे आम जनता का पाला रेगुलर बेसिस पर पड़ता है. आम जनता जो होती है, नॉर्मल पीपल जो होते हैं बेटा, उनका जो पाला होता है वो कमर्शियल बैंक से ज्यादा पड़ता है. इसलिए अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स के. फंक्शंस क्या होते हैं कमर्शियल बैंक्स के? व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स? ठीक है, कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में सवाल छोड़ देना बेटा. व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक बेटा? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट. एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है. फॉर एग्जांपल मान के चलिए मैं मंथली 1 लाख रुपए कमाता हूं और मेरा मंथ का एक्सपेंसेस है 50,000. रिमेनिंग कितना बचा बेटा? 50,000. तो अब वो 50,000 अगर मैं घर के लॉकर में रखता हूं तो उसका चोरी होने का डर है. हो सकता है वाइफ उसमें से पैसे निकाल ले, हो सकता है बच्चे उसमें से पैसे निकाल ले, या मम्मी पापा उसमें से पैसे निकाल ले. हो सकता है, पॉसिबल है, हो जाता है. बहुत बार मैं भी निकाल लिया करता था पापा के वॉलेट से पैसे, हालांकि उन्हें बता दिया करता था मैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है. लेकिन हाँ, घर पे अगर आप 50,000 रुपए लॉकर में रख रहे हो और उसे 1 साल बाद निकाल रहे हो तो भी वो 50,000 ही रहेंगे, और घर में वो सेफ भी नहीं है. अगर आप घर खाली छोड़ के जाते हैं तो उसका चोरी होने का भी डर रहता है. बैंक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. आप अपनी जो सेविंग है एक पर्टिकुलर अमाउंट को बैंक में एज ए डिपॉजिट जमा करा सकते हैं. बदले में बैंक आपको एक मिनिमम अमाउंट पे इंटरेस्ट भी उसके साथ पे करता है. जैसे मान के चलिए 4% इंटरेस्ट वो आपको पर एनम दे रहा है. तो अगर आपने 1 लाख रुपए बैंक के अंदर जमा कराए हैं और अगर आप साल भर बाद उससे निकालेंगे तो आपको 1,04,000 मिलेंगे. अब सवाल निकल के आता है कि सर बैंक सेवा क्यों दे रहा है, उसके ऊपर क्या अद्धा पैसा आ रहा है क्या? तो ऐसा नहीं है बेटा. जो आप पैसा जमा कराते हैं बैंक के अंदर, ऐसे ही बहुत सारे और भी कस्टमर्स पैसा जमा कराते हैं और बैंक उसको दूसरों को लोन देने के लिए काम में आता है, जो हमारा दूसरा फंक्शन होने वाला है. और बैंक जब उसे दूसरों को लोन देता है तो उसे इंटरेस्ट रेट ज्यादा लेता है, तो उस इंटरेस्ट रेट का कुछ हिस्सा भी वो हमारे साथ क्या करता है बेटा, शेयर करता है. इसलिए क्या होता है, कमर्शियल बैंक्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, अपने एक्स्ट्रा इनकम को डिपॉजिट करवा सकते हैं ताकि वो वहां पे सेफ भी रहे और साथ के साथ हमें उसके बदले में क्या मिलता रहे बेटा, इंटरेस्ट भी मिलता रहे. और इंटरेस्ट जो बैंक हमें पे करता है, तो बैंक को इंटरेस्ट कैसे पे करता है, क्योंकि बैंक उस पैसे को क्या करता है, लैंड करता है. जिसको लोन की रिक्वायरमेंट है उसे लोन प्रोवाइड करवा देता है और बदले में उससे अच्छी रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और उसका कुछ हिस्सा प्रॉफिट का जो है वो हमारे साथ भी शेयर कर देता है, क्योंकि एट लास्ट वो हमारा पैसा ही क्या कर रहा है बेटा, यूज कर रहा है. तो लैंडिंग ऑफ फंड्स भी जो होता है बेटा, वो दूसरा फंक्शन होता है कमर्शियल बैंक. तीसरा होता है बेटा चेक फैसिलिटी. चेक फैसिलिटी क्या होती है बेटा, जिसमें कैशलेस पेमेंट होता है. फॉर एग्जांपल मान के चलिए मॉर्निंग में मेरे पास कोई आता है कि मुझे 1 लाख रुपए चाहिए. अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बैंक में लाइन में लग के उसे 1 लाख रुपए पैसे दे दूं, और एटीएम से हाथों हाथ 1 लाख रुपए विड्रॉ भी नहीं हो सकते. तो मैंने उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से एक चेक मैंने उसको काट के दे दिया, उस पर साइन करके दे दिया कि ये चेक लेके जाओ और बैंक में से दिखा देना कैशियर को, वो आपको पैसे दे देगा और मेरे अकाउंट से पैसा क्रेडिट हो जाएगा. तो मैंने उसे कोई हार्ड कैश नहीं दिया, मैंने उसे सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर दिया. वो पेपर उसे वहां पे जाके देता है बैंक में, और वो चेक ऑर्डर है अकाउंट होल्डर के जरिए कि ये 1 लाख रुपए इस पर्टिकुलर पर्सन को पे कर दिए जाएं. गेटिंग माय पॉइंट बेटा. तो कैशलेस पेमेंट होती है चेक फैसिलिटी. ठीक है, दिस इज द थर्ड फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक्स. एक होता है रेमिटेंस ऑफ फंड्स. रेमिटेंस ऑफ फंड्स का मतलब होता है आप फंड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं. ये फैसिलिटी भी कमर्शियल बैंक के जरिए प्रोवाइड करवाई जाती है जब आपको एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा क्या करना होता है, ट्रांसफर करना होता है. और भी बहुत सारी फैसिलिटीज है जो बैंक्स के जरिए प्रोवाइड करवाई जाती है, जैसे क्रेडिट कार्ड सेवा हो गई, डेबिट कार्ड है, ओवरड्राफ्ट की लिमिट है, लोकर फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाती है जिसमें आप अपने गोल्डन ऑर्नामेंट्स को रख सकते हैं. क्रेडिट कार्ड आपको दिया जाता है ताकि आपके अकाउंट में पैसा, आप क्रेडिट में शॉपिंग कर सकें. डेबिट कार्ड आपको दिया जाता है. ओवरड्राफ्ट लिमिट दी जाती है, आपके बैंक में पैसा नहीं है फिर भी आप बैंक से पैसा ले सकते हैं, लेकिन हालांकि बदले में आपको बैंक को पैसा देना पड़ेगा और उसमें अच्छा खासा इंटरेस्ट होता है. तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज भी होती है, फंक्शंस भी होते हैं जो कमर्शियल बैंक्स के जरिए हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं. So these are the functions of commercial banks and these are the types of banks which we studied in today's lecture. Next class में हम ई बैंकिंग के बारे में पढ़ेंगे.
कि ई बैंकिंग क्या होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या होती है, उसके फीचर्स के बारे में हम समझेंगे बेटा। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स के बारे में हम समझेंगे, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। आई होप आपको आज का कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।